Hello बच्चों, good morning all of you and welcome again to Jagat Sir Physics class. And one important notification that we have changed our channel's name. That name is Indian Physics Guru. We have changed to that name, the Indian Physics Guru. ठीक है students, today we are going to start a new unit. That unit is work, power and energy. Students, I will also share the notes of last year. Student name I forgot है. मैं वो सारे के सारे नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा कि बच्चे किस तरह से अपनी कॉपी प्रिपेयर करते थे, कैसे न्यूमेरिकल करते थे. तो उनका पीडीएफ फाइल आज आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. ठीक है, तो आप वहां जाएं और उनकी पीडीएफ वहां से डाउनलोड कर लें, क्योंकि हर रोज जो मैं यहाँ पे जो वीडियोस बनते हैं वो मैं अपलोड करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे. ठीक है, आज हम जो आर्टिकल करेंगे दैट आर्टिकल इज वर्क, पावर, एनर्जी, इंट्रोडक्शन होगा. ठीक है, तो इसको मैं वर्क, पावर, एनर्जी को जहां पे भी जहां हम इसको करेंगे, अपलोड करेंगे, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप जाएंगे तो वहां पे एक लिंक मिलेगा आपको गूगल फॉर्म का. उस लिंक को जब आप ओपन करेंगे तो वो उस बच्चे की कॉपी आपको मिल जाएगी. इस बच्चे का नाम भी बता देता हूं मैं, जिस बच्चे की कॉपी शेयर करने वाला हूं. अमनप्रीत कौर था. ठीक है गुड़िया, 11B यानी कि अब 12B में है. अमनप्रीत कौर, अमन की कॉपी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं. तो आप देखना कि कैसे बच्चे नोट्स बनाते थे, आप उसी तरीके से नोट्स बनाएंगे. हमने अपना ग्रुप बना रखा है, जो ग्रुप लेट एडमिशन जिन बच्चों का हुआ था उन बच्चों का स्पेशली वो ग्रुप है, और उस ग्रुप की रिवीजन क्लासेस आज से शुरू हो जाएंगी. ठीक है, टाइमिंग थोड़ा सा लेट इवनिंग रहेगा. ठीक है, हाँ मैं ग्रुप में डिस्कस कर लूंगा सभी बच्चों से. अगर वो बच्चे सारे सेटिस्फाई होंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं है. हम शाम को 8-9 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे. रात को बोल सकते हैं आप 8-9 बजे क्लास. ठीक है, तो वो हमारी इवनिंग थोड़ी सी लेट इवनिंग रहेगी क्लासेस, सॉरी फॉर दैट. ठीक है, तो वो क्लासेस हम उस क्लासेस में क्या करेंगे, पीछे के सिलेबस कवर करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का आर्टिकल. दैट आर्टिकल इज वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल एंड दैट इज वर्क, पावर एंड एनर्जी. देखो बच्चों, आप 9th क्लास में वर्क की डेफिनेशन को पढ़ के आए हो, पावर को भी पढ़ा है आपने थोड़ा बहुत. ठीक है, एनर्जी को भी पढ़ा है आपने. तो वर्क, पावर, एनर्जी में पहला वर्ड है वर्क. वर्क क्या होता है? मैं एक जोक है मेरे पास कि भाई फिजिक्स वाला एक रेलवे स्टेशन पे चला जाता है, वहां पे कुल्ली को देखता है. कुल्ली ना अपने सर पे वजन उठा के ऐसे चलता होता है, ऐसे 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 ऐसे. फिजिक्स वाला उसके पास जाता है और कहता है कि तू कोई काम नहीं करता. अब भाई बेचारा वजन में ना अपनी गर्दन तुड़ा लेता है, और गुस्सा तो चढ़ा ही होता है, और उस फिजिक्स वाले को पीट देता है. ठीक है, तो वो कहता है कि मैं पूरा दिन काम कर करके परेशान हो गया, और ये फिजिक्स वाला आया और आके इसने कहा कि कोई काम नहीं किया तूने. तो उसने कहा भाई मैं नहीं कह रहा, मेरी फिजिक्स कह रही है. अब उसकी फिजिक्स कैसे कहती है, क्यों कहती है कि उसने कोई काम नहीं किया? दैट थिंग वी हैव टू स्टडी टुडे. सबसे पहला वर्ड मैंने यहां से वर्क ही उठाया है, उसी पे मैं बात करूंगा. आज का मेरा टारगेट भी वर्क को कंप्लीट डिस्कस करना है, कंप्लीट स्टडी करना है. उसकी यूनिट्स पढ़नी है, उसके डायमेंशनल फॉर्मूले पढ़ने हैं, कुछ एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस होंगी वो भी मुझे पढ़नी है, और उस पे एक आध न्यूमेरिकल भी करके दिखा दो यार. ठीक है, अच्छा लगेगा न्यूमेरिकल्स हैं. तो स्टार्ट करते हैं अपना वर्ड वर्क. वर्क कहां से स्टार्ट होता है? यानी कि घर पे मम्मी बहुत काम करती होती है रसोई के अंदर. आजकल वैसे भी कोरोना का टाइम चल रहा है, तो बाकी जने तो ऐश करते होते हैं, एक मम्मी की क्लास लगी होती है. कभी मम्मी परांठे बना रही है, कभी आलू के परांठे, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, कभी सैंडविच चाहिए, कभी हमें पता नहीं क्या क्या चाहिए बच्चों की. आजकल मुझे तो नाम ही नहीं आते इतने. ठीक है, क्योंकि हमारे जहां से मैं बिलोंग करता हूं, बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूं, हमारे तो लस्सी, दही, बस ऐसी चीजें होती है घरों में बनने वाली. ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखता हूँ कभी पैटीज, कभी सैंडविच बर्गर, कभी पता नहीं चीज, चिल्ली, पनीर, पता नहीं क्या क्या हो गया. मतलब इतने बच्चों को इतने नाम कैसे याद रहते हैं? हक्का नूडल्स, पता नहीं कौन कौन से नूडल्स. तो हमारे टाइम पे नहीं होता था इतनी चीजें, सही बता रहा हूँ.
तो स्टार्ट करते हैं अपना कॉन्सेप्ट वर्क। तो वर्कलोड आप लोगों ने मम्मियों का बढ़ा रखा है, अपना तो कम ही कर रखा आपने, ठीक है। मम्मियों का बहुत बढ़ चुका है, वो बेचारी रसोई में काम करती होती है, कहती है बहुत काम किया है। तुम 1 घंटे नहीं पढ़ते उससे पहले कह देते हो कि बहुत काम किया है। अब फिजिक्स क्या कहती है, फिजिक्स की भी तो सुन लो, फिजिक्स पढ़ रहे हो ना। तो फिजिक्स कहती है कि अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और उस फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वर्क इज सेड टू बी डन। देन वर्क इज सेड टू बी डन। मान लीजिए आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, इसको हमने हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, और आपने इस पे फोर्स लगा दी इस डायरेक्शन में। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स F, आपने इस डायरेक्शन में लगा दी, ठीक है, यानी कि इंक्लाइंड फोर्स लगाई है आपने, अपड़े चालू है। देखो अब इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल कितना बनाया, मान लीजिए इसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया थीटा, और मैंने आपको समझाया जिसको मिल जाए थीटा उसको क्या मिल जाता है, भगवान मिल जाता है, नहीं cos मिल जाता है उसको। Then this is f cos theta and this is f sin theta, and say object travels a displacement from A to B and that AB is let AB is equal to displacement and we have considered it as S vector, because displacement is a vector quantity ना, displacement S vector I have considered, ठीक है। तो अब देखो अब कौन सा कंपोनेंट है जो उसे इस डायरेक्शन में चला रहा है, दैट इज F cos थीटा। तो वर्क किसको कहते हैं, फिजिक्स क्या कहती है, अगर आपने फोर्स लगाई, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वर्क इज सेड टू बी डन। सिंपल सी बात कि अगर आपने फोर्स लगाई, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट हुआ, देन वर्क इज सेड टू बी डन। ओके गाइस, देन वर्क की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, वर्क डन मस्ट बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स कौन सी काम कर रही है उसे सीधा चलाने में, F cos थीटा, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ S, तो यानी कि ये क्या बना F S cos थीटा। अरे जैसे ही मैंने इसको देखा ना, मेरे दिमाग में घंटियां बजने लगी, ठीक है। अब घंटियां कैसे बजी भाई, घंटियां ऐसे बजी कि यार मैंने कहीं ना ऐसी बातें पढ़ रखी, जब मैंने थोड़ा सा अंदर जाके बातें करी तो मेरे को पता चला कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स क्या होता है, ए वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट बी वेक्टर के साथ, दैट इज ए बी cos थीटा, होता है कि नहीं होता, होता है बिल्कुल। देखो इसके ऊपर लगा है एरो, एरो लगा है, देन दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बी के ऊपर लगा है एरो, देन दिस इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ए के ऊपर क्या लगा है एरो, नहीं लगा है एरो, तो ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ये बी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि ए और बी की कैसी प्रोडक्ट है, स्केलर प्रोडक्ट है, यानी कि उनके मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट है विद cos ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर dot product of two vectors. Dot product of two vectors is defined as product of their magnitude with cos of angle between them. This thing you have to keep in mind. Now what I observe कि fs cos theta है यार, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि f वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ, s के साथ, where s is displacement and f is फोर्स वेक्टर, यानी कि वर्क डन इज डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वर्क क्या होना चाहिए, डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, यानी कि वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी कि डॉट प्रोडक्ट आया तो यार स्केलर हो गए, वाओ हमें नहीं पता था। यानी यहां से मैंने एक सीधी बात देखी, सीधी बात, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, दिस इज ए स्केलर क्वांटिटी, ये वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी। आज मुझे पता चला कि क्यों ये स्केलर क्वांटिटी है, क्यों, क्योंकि ये दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट है बच्चा, डॉट प्रोडक्ट है ये दो वेक्टर्स। अब आप मेरे को बात बताओ कि आपने क्या कहा कि हमारे पास
अगर मान लो मैं फोर्स को वेक्टर ले लेता हूं, फोर्स तो वेक्टर ही होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर ही होता है, तो इनके साथ मैं थोड़ा सा डील करना चाहता हूं, मैं थोड़ा आगे बढ़ के काम करना चाहता हूं। चलो कर लीजिए, कोई बात नहीं, जो आप चाहते हो वो आपको जरूर मिलेगा यहाँ पे। तो हमने 3 यूनिट वेक्टर्स कंसीडर कर रखे हैं, आपको पता होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं हमारे एक्स वाई जेड, जो लीनियर डायरेक्शन में चलाते हैं। रोटेशन जो कराते हैं उनको बोलते हैं आर, थीटा और फाई, ये एंगल लेते होते हैं, है ना। तो हमारे पास ये है ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर आप कंसीडर करते हैं उसका नाम है आई कैप, और वाई एक्सिस के अलोंग जो यूनिट वेक्टर होते हैं वो जे कैप, जेड एक्सिस के अलोंग होते हैं वो के कैप। I cap is the unit vector along x axis, j cap is unit vector along y axis, k cap is unit vector along z axis। यूनिट वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका वैल्यू 1 होता है। आप 1 को किसी से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फिर मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? क्योंकि ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास 5 है, 5 मैग्नीट्यूड है भाई, मैग्नीट्यूड है, इसको मैंने j कैप से मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड 5 है, उसकी डायरेक्शन कौन सी है? y डायरेक्शन है। दिस इज द मीनिंग ऑफ I, J and K। नाउ वी मूव टू द आर्टिकल। व्हाट आर आर्टिकल रिप्रेजेंट्स, और हमारा आर्टिकल क्या कहता है, क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, तो डॉट प्रोडक्ट वाले रूल्स देख लो। आपने क्या कहा कि A का डॉट B के साथ क्या होता है? ए बी कोस थीटा होता है। अगर मैं कहूं कि आई कैप का डॉट ले लो, आई कैप के साथ मैग्नीट्यूड कितना है? 1 1। कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम कितना है? दोनों के दोनों, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज आल्सो अलोंग एक्स एक्सिस। तो 1 into 1 into cos 0, दोनों के दोनों एक्स एक्सिस के अलोंग, दोनों के दोनों भाई, दोनों में क्या क्या द्वेष होगा, क्या क्या एंगल बनेंगे? कोई एंगल नहीं बनेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो एंगल 0। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। सिमिलरली j डॉट j मैग्नीट्यूड 1 into 1 into cos 0 डिग्री, दैट इज आल्सो 1। मैं इस फॉर्मूले को देख के ये कांसेप्ट अप्लाई कर रहा हूं। सिमिलरली k डॉट k दैट इज आल्सो 1 into 1 into cos 0 डिग्री, दैट इज आल्सो 1। आगे तो क्या है? i j k ही है। अब देखो अगर आपने डिफरेंट ले लिए, दैट इज i डॉट j 1 into 1 into cos of angle between them, this is along x axis, this is along y axis। और बच्चों आपको पता है ना, x y and z are mutually perpendicular to each other। mutually perpendicular का क्या मतलब होता है? x y का परपेंडिकुलर होता है, y z का परपेंडिकुलर होता है, और z x का परपेंडिकुलर होता है। But this is the meaning of mutually perpendicular। ये तो सभी को पता है, आपको तो पता ही है कि x axis, y axis and z axis are mutually perpendicular to each other। These things you should know, I think, है ना? You should not, मतलब आपको नोट करनी चाहिए ना, तो कर लिया करो बेटा, डरा मत करो, नोट कर लिया करो, ठीक है? अच्छा जी, cos इनके बीच x axis और y axis के बीच एंगल कितना होता है? 90। मैं इस फॉर्मूले को ओबे करके काम कर रहा हूं सारे के सारे। cos 90 की वैल्यू होती है 0। सिमिलरली j डॉट k मैग्नीट्यूड है 1 1 into cos of angle between them, this is again 0। and similarly k dot I, this is again 0। मतलब अगर सिमिलर यूनिट वेक्टर्स है ना भाई, तो आपकी वैल्यू रहेगी 1, अदरवाइज आपकी वैल्यू रहेगी 0। यानी कि 1 और 0 कैसी क्वांटिटीज हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं। स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए डॉट प्रोडक्ट को क्या बोला जाता है? स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। दिस इज जस्ट जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। ये मैंने जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया आपको डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स के लिए। ओके गाइस, अच्छा नाउ मूव टू द आर्टिकल। आपको क्या कहा कि F डॉट S। अब मान लो आपको किसी ने फोर्स दे दी, कहा कि लो भाई तुम फोर्स की वैल्यू लो। एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल 1। फोर्स की वैल्यू आपको दे दी 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ये आपको वैल्यू दे दी जी। डिस्प्लेसमेंट आपको दे दिया, ठीक है, i कैप माइनस j कैप, बस इतने दिया है। इसमें मुझे क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, W।
दैट W इज F.S। तो F आपका कितना है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, और डॉट प्रोडक्ट किसके साथ लेनी है i कैप माइनस j कैप प्लस 0k कैप, है ना। अब देखो डॉट प्रोडक्ट में सिंपल आपको कुछ नहीं करना, i कैप वाले को i कैप वाले के साथ लड़ा दो, j कैप वाले को j कैप वाले के साथ लड़ा दो, और k कैप वाले को k कैप वाले के साथ लड़ा दो, रिजल्ट आ गया आपका। तो i कैप को i कैप के साथ यहां है 2, यहां है इसका मल्टीप्लायर 1, तो 2 into 1 क्या बन गया 2, यहां है -1 और यहां भी -1, तो -1 प्लस 1, यहां है 4 into 0 दैट इज 0, तो 2 plus 1 दिस इज 3 जूल, वागडन की यूनिट होती है जूल। दिस इज द आंसर, दिस इज द आंसर। स्टूडेंट्स गो टू द कमेंट बॉक्स और आप मुझे बताओ कि अब तक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि नहीं आया। ये सब चीजें नोट करो, और जिन्होंने नोट कर लिया वो कमेंट बॉक्स में जाके मुझे बताओ कि अब तक का आर्टिकल क्या आपको समझ में आया या नहीं आया, ठीक है, या आपको कैसा लगा अब तक का आर्टिकल, इजी लगा, डिफिकल्ट लगा, या ना इजी लगा ना डिफिकल्ट लगा, कैसा लगा। आ जाइए कमेंट बॉक्स में, आ जाइए और बताइए मुझे। परबलिन कौर, यस सर क्लियर। अच्छा भीष्म, अच्छा अभी ठीक है बेटा, ठीक है भीष्म, अटेंडेंस लगा दूंगा बेटा आपकी। अच्छा हरमनदीप कौर, आपकी अटेंडेंस लग जाएगी बेटा। सलोनी सलारिया, अटेंडेंस लग जाएगी भैया। हर्षित, भीष्म, इनकी अटेंडेंस लग जाएगी। अच्छा हरमनप्रीत को समझ में आ गया, परबलिन कौर को भी समझ में आ गया, चेतनदीप सिंह क्लियर है, कमलप्रीत, अंशिका, मनवीर इजी लगा आपको, वेरी गुड। निधि, नवनीत कौर, विषम रायत, गुरलीन, अमन, पलविंदर, दविंदर, अमरवीर कौर, ये प्रियंका है मेरे ख्याल से, सुरजीत सिंह, हाँ प्रियंका होनी चाहिए, समीक्षा ठाकुर, महक, सहज कौर, हरलीन, खुशदीप, अवी, प्रिंस, अच्छा ठीक है भाई, सिमरनप्रीत कौर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यानी कि हर बच्चे को यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं है किसी बच्चे को। अगर डाउट है तो बोल देना बच्चों, डरना मत इस चीज से कि सर को डाउट बताएंगे, हमारी पर्सनैलिटी में दाग लग जाएंगे, ठीक है। देखो बच्चों, अपने जो डाउट्स होते हैं फिजिक्स के स्पेशली, आपने साथ साथ कवर करते जाओ। जितना आप अपने आप को साथ साथ कवर करोगे, आप उतने ही स्ट्रांग होते जाओगे अपने सब्जेक्ट में। और कभी भी ये बात मत सोचना कि यार मैं डाउट करूंगा ना तो मेरी पर्सनैलिटी पे ना जो 4 चांद लगे हैं वो खराब हो जाएंगे, ऐसा कभी नहीं होता। पता है क्या, हम बच्चों की क्या दिक्कत होती है, जब हम 11th 12th में पढ़ते होते हैं, हम ना इज्जत बड़ी करते होते हैं, बहुत रिस्पेक्ट होती है हमारी, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, ठीक है। उस सेल्फ रिस्पेक्ट पे एक वर्ड नहीं उठना चाहिए, है ना भाई, थोड़ी सी कम कर लो डाउट पूछने वाली जगह, बाकी रखो आप, बाकी इट्स ओके, ठीक है। और जहां पे आपको डाउट्स पूछने पड़ते हैं ना, धड़ाले से पूछा करो, बिल्कुल नहीं डरना आपको, ठीक है। और मैं आप में से कुछ एक बच्चों को, जो बच्चे जिनके लगातार जो क्वेश्चन सॉल्व करते होते हैं, उन बच्चों का भी एक ग्रुप बनाने वाला हूं। जैसे कि हम न्यूमेरिकल्स देते हैं, तो न्यूमेरिकल में किन किन बच्चों के रिप्लाई बड़े फास्ट आते होते हैं, उन बच्चों के नाम मैंने नोट भी कर रखे हैं, वैसे मैं उनको लिस्ट में रखता हूं, तो उन बच्चों का भी मैं एक ग्रुप बनाऊंगा, ठीक है। और वो ग्रुप में मैं आपको स्पेशल न्यूमेरिकल ही करवाऊंगा, ठीक है। उसमें हम HC वर्मा के न्यूमेरिकल करेंगे स्पेशली, ठीक है। और उन बच्चों से मैं लाइव इंटरेक्ट भी करूंगा। लाइव इंटरेक्शन कैसे होगी, जूम के थ्रू होगी, ठीक है। हम जूम ऐप या जियो मीट है, उस मीट के थ्रू लाइव इंटरेक्ट करेंगे आप लोगों के साथ, ठीक है। आप लोगों से पूछेंगे कि आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है, आप कैसे पढ़ते हैं, आपके क्या तरीके हैं, और जो अच्छे बच्चे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, उन बच्चों को स्पेशली हम गाइड करेंगे, ठीक है।
हम टाइम निकालेंगे हर बच्चे के लिए वीक में 1 दिन या 2 दिन या फिर थोड़ा बहुत टाइम जरूर देंगे आपको। तो आप टेंशन ना लें, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हम उनको भी पीछे छोड़ के नहीं चलेंगे, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं अपना आगे की बात। हमने बीच में स्टॉप कर दी थी। हमने क्या देखा कि वर्क डन 3 जूल आया। वर्क डन 3 जूल आने का क्या मतलब है, केवल मैग्नीट्यूड मेरे पास आया है, मैग्नीट्यूड मेरे पास आया है, यानी कि वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी। देख लो यार, रिजल्ट एक स्केलर आया, ठीक है ना, रिजल्ट ही एक स्केलर क्वांटिटी आया, तो आप क्या कहोगे, इसे स्केलर ही है। अच्छा देखो, जब आपने स्टार्टिंग करी तो स्टार्टिंग में आपने क्या कहा मेरे को, स्टार्टिंग में आपने मेरे को कहा कि W इज fs cos थीटा। मैं उस बात को भूल ही चुका था कि W इज fs cos थीटा, fs cos थीटा। इफ थीटा इज 0, इफ थीटा अगर 0 हो जाए, थीटा 0 होने का क्या मतलब है, जिस डायरेक्शन में आपने लगाई है फोर्स उसी डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट। अगर जिस डायरेक्शन में आपने लगाई है फोर्स उसी डायरेक्शन में हो रहा है डिस्प्लेसमेंट, देन W इज fs cos 0 डिग्री। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो वर्क डन मैक्सिमम होगा जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपके सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी कि मैक्सिमम वर्क डन आपके पास है F इंटू एस, यानी कि मैग्नीट्यूड की प्रोडक्ट। दिस इज द मैक्सिमम वर्क। इफ थीटा इज 90 डिग्री, अरे ये वो कुल्ली वाली बात आ गई भाई, ठीक है। कुल्ली वाली बात कैसे, ये है आपका स्टाइलिश दमदार कुल्ली, है ना। ये देखो, ये है आपके पास कुल्ली जिसने अपने सर पे वजन उठाया हुआ है, ठीक है, वेट उठाया हुआ है इसने अपने सर पे, ठीक है, उठाया है। तो वेट की डायरेक्शन कौन सी होती है बच्चों, आपको तो याद है कि मर जाओ, जी जाओ, कुछ भी हो जाओ, बारिश हो जाओ, तूफान हो जाओ, वेट क्या कहता है, मैं तो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करूंगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वेट, mg। वेट इज नथिंग बट ए काइंड ऑफ फोर्स, और ये चलेगा कहां, डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, इस डायरेक्शन में। तो आपका वेट और डिस्प्लेसमेंट के बीच एंगल कितना है, 90 डिग्री। दिस इज द सिचुएशन, है ना। तो ये सिचुएशन है, तो इस सिचुएशन में काम नहीं करना पड़ेगा। तो W इज इक्वल टू fs cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0। देन नो वर्क इज डन। फिजिक्स वाले ने तो सही कहा था, ठीक है भाई। देख लो, फोर्स एक्चुअल में वेट फोर्स के इक्वल ही होता है भाई, गर्दन टूट रही है ना उसकी, ठीक है। और दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। और वेट उठा के ऐसे चलेगा ना, ऐसे चलेगा ना, ठीक है, या वेट उठा के ऐसे चलेगा, ऐसे थोड़ी ना चलता होता है, ठीक है। ऐसे ही चलेगा तो थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। थीटा अगर 90 बनेगा तो वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। यानी फिजिक्स वाले ने सही कहा था, तो कोई काम नहीं करता, ठीक है। बट उसे गुस्सा आया, पीट दिया तो पीट दिया भाई। आप ऐसी बातें बोलेगा तो पीटेगा ना। If theta is 180 degree, if theta is 180 degree, ऐसा किसके लिए होता है कि W is equal to fs cos 180, cos 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1। Then this is the minimum work, minimum work। अरे ऐसा कहाँ होता है, सोच के देखो यार, काइनेटिक फ्रिक्शन में होता है, सच्ची होता है। हाँ, फ्रिक्शन कहाँ लगता है, अगर आप इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, उस डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन F के, काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन डिस्प्लेसमेंट का हमेशा क्या होता है, ऑपोजिट होता है, क्योंकि आप डिस्प्लेसमेंट उस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं और काइनेटिक फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में। तो यानी कि फ्रिक्शन के लिए वर्क हमेशा क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। यानी कि यहाँ पे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा किसका, काइनेटिक फ्रिक्शन का। काइनेटिक क्यों दिया मैंने, क्योंकि यहाँ पे चलता है ऑब्जेक्ट, स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं बोल सकते, स्टैटिक में चलता थोड़ी ना होता है, ठीक है, रेस्ट में रहता है, ठीक है। तो आपको मैंने कहा काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए वर्क डन निकाल के देख लो, दैट वर्क डन विल बी नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। नाउ वी मूव टू द डायमेंशनल फार्मूला SI एंड CGS यूनिट। उसमें एब्सोल्यूट यूनिट्स भी करेंगे, ग्रेविटेशनल यूनिट्स भी करेंगे। स्टूडेंट्स टेक ए स्क्रीनशॉट, आफ्टर दैट वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट article।
And today, students, believe me, this is going to be very easy. I think easiest concept of the physics क्लास 11th का easiest concept मैंने आपको करवाया है, इससे easy भी कुछ नहीं हो सकता. I am going to rub. तो अगर आपने नोट कर लिया then it's very good. अगर स्क्रीनशॉट ले लिया तो भी बहुत बढ़िया है. अगर इनमें से आपने कोई काम नहीं किया फिर तो भाई गलत बात है आपकी, है ना. चलो बहुत बढ़िया. एंजॉय कर रहे हो क्लास को या बोर हो रहे हो बैठ बैठ के कि हर रोज यार यही घिसा पिटा चेहरा देखना होता है और यही बातें सुननी होती है. बताओ, हद की बात है यार, हर रोज आ जाता है. कभी ऐसे नहीं कहता कि आज की छुट्टी कर लो, नहीं कहता ना मैं कभी ऐसे कि आज की छुट्टी कर लो, हैं. एक दिन छुट्टी करेंगे आपकी, आप टेंशन ना लो. अच्छा जी, अब हमें क्या करना है, हमें लिखनी है यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला. बच्चों वाले काम करने हैं मुझे, ठीक है. यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिखते हैं इसका डायमेंशनल फॉर्मूला. डायमेंशनल फॉर्मूला देखिए बच्चों, डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखोगे आप. आपने क्या कहा कि वर्क डन इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम. जहां पे cos थीटा sin थीटा आ जाए उसको भूल जाओ. जब आप यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहे हो तब उसको भूल जाओ, भूलना ही अच्छा है, ठीक है. तो वर्क डन आपके पास क्या हुआ, फोर्स. फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, और इनटू एस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है. देखो डिस्प्लेसमेंट को फर्दर आप तोड़ थोड़ी ना सकते हो, जिसको तोड़ सकते हो तोड़ते जाओ. एक्सेलरेशन के डायमेंशन किसके होते हैं, एक्सेलरेशन एक्चुअल में होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब आप चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है, जब यूनिट और डायमेंशन लिख रहे हो तो वेलोसिटी है उसका मतलब, यानी कि वेलोसिटी के डायमेंशन लिखने हैं तो मास इनटू वेलोसिटी. एक्सेलरेशन को लिख रहा हूं वेलोसिटी अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट. तो मास अपॉन टाइम इनटू डिस्प्लेसमेंट. अब वेलोसिटी को लिख रहा हूं, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. तो डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एक टाइम और आ जाएगा. तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है कैपिटल M, डिस्प्लेसमेंट का L. आगे भी डिस्प्लेसमेंट लेंथ से मेजर करते हैं, टाइम को T इनटू T. क्या बना भाई, बना लिया होगा बहुत सारे बच्चों ने, M1 L2 T-2. ये डायमेंशनल फॉर्मूला हमने पहले भी लिख रखा है चैप्टर 1 में. चैप्टर 1 जो यूनिट एंड डायमेंशनल फॉर्मूला था उसमें हमने पहले भी लिखा है, ठीक है. तो आप टेंशन ना लें, इसकी बहुत बड़ी बात नहीं है ये, ठीक है. अब इसकी लिखता हूं मैं यूनिट. एसआई और सीजीएस दोनों के दोनों लिख देते हैं, ठीक है. इसमें एक मैंने लिया है एब्सोल्यूट यूनिट्स. एब्सोल्यूट यूनिट, एब्सोल्यूट यूनिट. एब्सोल्यूट में मैं एसआई यूनिट का नाम है, थोड़ी सी जगह बना लेते हैं अपनी. ये लो जी, हमने बना ली अपनी जगह, ये लो बना ली. ऐसे काम करना बेटा आपको. तो एब्सोल्यूट यूनिट में एसआई यूनिट का नाम मैं लिख रहा हूं, एसआई यूनिट इज जूल. इसका नाम है जूल. वर्क की यूनिट, एनर्जी की यूनिट, हीट की यूनिट, ठीक है. और टॉर्क के लिए भी यूनिट. टॉर्क के लिए न्यूटन मीटर लिखते हैं और न्यूटन मीटर जूल के इक्वल होता है, ठीक है. तो जूल है आपके पास एसआई यूनिट, जिसको हम क्या लिखते हैं, जूल को वर्क की यूनिट. वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. फोर्स होता है आपके पास न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर. और यहां से अगर मैं देखूं तो मास है 1 यानी कि किलोग्राम, लेंथ है 2 मीटर स्क्वायर, टाइम है -2 तो पर सेकंड स्क्वायर. दिस इज द यूनिट, ठीक है. इसको आप थोड़ी बहुत बातें और भी बढ़ा सकते हो यार, कि अगर आप 1 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट होता है, देन वर्क डन इज सेड टू बी 1 जूल. ऐसी बातें भी कर सकते हो, ये तो बच्चों वाली बातें हैं, है ना. कर लोगे आप लोग, ठीक है, कर लेना भाई. सीजीएस यूनिट का नाम लिखो इसका. सीजीएस यूनिट इज अर्ग, ERG, अर्ग, ठीक है. और आपका अर्ग किसके इक्वल होगा, न्यूटन की जगह डायन,
डिस्प्लेसमेंट का सेंटीमीटर, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर की जगह सेंटीमीटर, सेकंड बेचारा बदलता नहीं है, ठीक है। दिस इज अर्थ एंड 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ कितना अर्थ, ठीक है। 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्थ, ठीक है भाई। अब देखो, अब हमारे पास आते हैं किलोग्राम मीटर और ग्राम सेंटीमीटर, किलोग्राम मीटर एंड ग्राम सेंटीमीटर। देखो भाई किस तरह से हम इसकी प्रेजेंटेशन देते हैं। अब मैं बात करूंगा ग्रेविटेशनल यूनिट्स की, इसके लिए भी डब्बा बना दें, हैं? बिल्कुल बना देते हैं। ये लो, इसका भी बॉक्स हमने बना दिया। अब है हमारे पास ग्रेविटेशनल यूनिट, ग्रेविटेशनल यूनिट्स। देखो बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। जनरल हमारा सिलेबस है, इसमें हमें कोई ज्यादा स्ट्रेस लेने वाली बातें नहीं है, ठीक है। सिंपल सी बातें हैं। इसकी ग्रेविटेशनल यूनिट एसआई यूनिट का नाम है, एसआई यूनिट इज किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पहला है किलोग्राम मीटर। तो वर्क इज सेड टू बी 1 किलोग्राम मीटर व्हेन ए, यहां पे वर्क is said to be 1 kilogram meter when a force of 1 kgf, 1 kilogram force, when a force of 1 kilogram moves an object through a displacement of 1 मीटर। देखो यार सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना। 1 किलोग्राम मीटर क्या होता है पता है? 1 किलोग्राम फोर्स मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर, सीधी सी बात। 1 किलोग्राम फोर्स कितना होता है? 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन मीटर क्या होता है? जूल होता है। आपने देखा ना अभी यहां पे ये रहा, तो 9.8 जूल, यानी कि 1 किलोग्राम मीटर क्या होगा? 9.8 जूल के बराबर होगा। बस सीधी सी बात। ये तो है एसआई यूनिट। अब इसकी सीजीएस यूनिट भी लिख देते हैं जी फटाफट से। सीजीएस यूनिट है इसकी कितने? किलोग्राम की जगह ग्राम, क्या उसके बाद सेंटीमीटर, और 1 ग्राम सेंटीमीटर कितना होगा? तो 1 ग्राम फोर्स इंटू 1 सेंटीमीटर। 1 ग्राम फोर्स कितना होता है? 980 डायन होता है, और डायन इंटू सेंटीमीटर क्या होता है? अर्ग होता है, तो 980 अर्ग। प्लीज नोट इट डाउन, दीज आर द यूनिट्स फॉर वर्क डन। ये वर्क डन के लिए आपके सामने क्या है? यूनिट्स हैं बच्चा पार्टी, ठीक है। तो आई थिंक इससे इजी कोई कॉन्सेप्ट नहीं बना होगा अब तक। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं उन कॉन्सेप्ट में सबसे इजी मैं ये मानता हूं कि सबसे इजी जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका वर्क डन के लिए। देखो बच्चों, अब आपको कैसे काम करना है इसके ऊपर, देखो कैसे काम करोगे। देखो कुछ एक बातें हैं जो हम घुमा फिरा के करते होते हैं, सीधी सीधी बातें नहीं करते होते हम, ठीक है। अगर हम सीधी सीधी बातें करेंगे तो फिजिक्स को हम कॉम्प्लिकेटेड कैसे बनाएंगे, और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे तो फिजिक्स को सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट का दर्जा कैसे मिलेगा भाई, ठीक है। देखो आपको पता है कि अयोध्या में राम मंदिर का मामला चला था, सब पॉलिटिक्स थी, सारी प्योर पॉलिटिक्स थी। ना वहां का हिंदू कहता था कि कुछ बनाओ, ना वहां का मुस्लिम कहता था। बट अगर वो मुद्दा ना होता तो आप बताओ कि वहां पे पॉलिटिक्स कैसे होती? नहीं होती ना। तो इसी तरह से अगर फिजिक्स को हम बहुत इजी बना देते तो इसको कौन कहता है कि ये सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट है? नहीं कहता ना, हमें कहलाना है, ठीक है। अब देखो भाई, एक बात हम सिंपल सी बात करेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा कि वर्क डन एज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। मान लीजिए हम 20 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं और 20 न्यूटन का फोर्स कांस्टेंट फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और कांस्टेंट फोर्स लगा के मान लीजिए ये मेरे पास है फोर्स वाली एक्सिस और ये मान लीजिए मेरे पास है डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस। ये है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस, ठीक है ना। एक है मेरे पास फोर्स वाली एक्सिस, एक है मेरे पास डिस्प्लेसमेंट वाली एक्सिस। मान लीजिए मैंने इतनी फोर्स लगाई, ये F इज इक्वल टू 20 न्यूटन लगा दी, मान लो मैंने, कोई बात नहीं, मान लो 20 न्यूटन लगा दी और 20 न्यूटन फोर्स लगा के मैंने फोर्स कांस्टेंट रखी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा था ना लगातार, यहां से लेकर यहां। किसी जगह चले जाइए आप, इस पॉइंट पे देखिए इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स कितनी है 20 न्यूटन, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग फोर्स कितनी है बी के कॉरेस्पॉन्डिंग 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट कितना, हां जी वो अलग है, तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट है OC, लेट OC इज इक्वल टू S1 एंड B की कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट कितना है, दैट इज से OD एंड लेट अस कंसीडर OD इज S2। Now what is the area of that rectangle ABCD? पहले आप एरिया निकाल लो कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या रहेगा, एरिया ऑफ द लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ आपकी AC, ब्रेथ आपकी CD। AC आपके पास किसके इक्वल है, OABCD EFG ले लो यार, चलो AC है आपका OG के बराबर, OG इंटू CD, OG है आपका फोर्स के बराबर, CD है आपके पास S2 माइनस S1। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है कि नहीं होता, यानी कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का वर्क है, सॉरी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ आपके पास है, तो उस ग्राफ में आप किन्हीं दो पॉइंट्स के लिए एरिया निकाल लीजिए, दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क डन। वो एरिया किसको रिप्रेजेंट कर देगा, वर्क डन को रिप्रेजेंट कर देगा, ठीक है, दैट एरिया विल रिप्रेजेंट द वर्क डन, वो वर्क डन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करने का काम करेगा। अब देखो बच्चों यहां पे ना बातें बहुत सारी होंगी आपके सामने, ठीक है, आपको ना ये W इज इक्वल टू एफ एस cos थीटा दे रखा है, तो आप यहां से क्या निकाल सकते हो, cos थीटा भी निकाल सकते हो। cos थीटा क्या होगा, W अपॉन Fs, या W क्या होता है, फोर्स का डॉट प्रोडक्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ दीस, समझ रहे हो आप, यानी कि यहां से आप cos थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, आप यूज करके। आपको बहुत सारी जगह पे ऐसी बातें भी दे दी जाएंगी कि टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, जैसे कि मान लो मैं एक न्यूमेरिकल बनाता हूं, देखो कैसे, मान लो कि आपके पास ये है A वेक्टर, ये है आपके पास B वेक्टर, ठीक है, दो वेक्टर हैं जिनकी वैल्यू है आपके पास 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, है ना, और इस B वेक्टर की वैल्यू दे दी mi कैप प्लस j कैप प्लस 4k कैप, ये आपको वैल्यू दे दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ m सच दैट दीस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस m, ये m की वैल्यू बता दो हमें क्या होगी। तो आप क्या कहोगे, दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है a और b, तो आप इनका डॉट प्रोडक्ट देख लो, a डॉट b, तो ये क्या होगा, a b cos थीटा, थीटा कितना है 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, यानी कि परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स दे रखे हैं आपको, तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर्स के बीच हमेशा क्या होगी, 0 होगी। अब a और b को ले लो, a का i का कोएफिशिएंट कितना है 2, इसका कितना है m, तो m into 2 2m, अच्छा इसका j का कोएफिशिएंट कितना है 1, इसका j का कितना है -1, 1 into -1 -1, इसका कितना है 4, इसका कितना है 3, 4 3 जा 12 इज इक्वल टू 0, यानी कि 2m प्लस 11 इज इक्वल टू 0, तो 2m इज इक्वल टू -11, m इज इक्वल टू -11/2। दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द न्यूमेरिकल विद द गिवन स्टेटमेंट, है ना, ये आपके पास ये रहेगा जिससे आप क्या कर सकते हैं, न्यूमेरिकल को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं।
तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, प्लीज गो टू द कमेंट बॉक्स एंड बता दो मुझे भाई आज का कैसा लगा लेक्चर, और आपको हमारी क्लासेस इंटरेस्टिंग लगती हैं कि नहीं लगती। अगर बोरिंग लगती है तो प्लीज बताना मुझे कि कितनी बोरिंग आपको लगती है, ठीक है। तो हम थोड़े से उसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऐड करेंगे उसमें, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसी चीजें लाएंगे जिससे आपका जो लेसन है वो बड़े ही अच्छे इंटरेस्टिंग बन जाए, ठीक है बच्चों। तो आप बताइए हमारी क्लासेस आपको कैसे लगती हैं, फटाफट से बताइए। आपके पास लास्ट 2 मिनट्स हैं, इन 2 मिनट्स में अपनी भावनाएं आपको कमेंट बॉक्स में जाके मेरे साथ शेयर कर लेनी है, ठीक है। चलो आओ मिलते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बच्चों सभी बच्चे दिल से सच्ची बात बतानी है, किसी को झूठ नहीं बोलना। प्रबलीन ठीक है भाई, इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग सर, थैंक यू बेटा, थैंक यू प्रबलीन। अभी थैंक यू बेटा, कमलप्रीत थैंक यू बच्चे। बेटा और भी बच्चे अपने कमेंट लिख सकते हैं, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हैं। अरे विषम बहुत दिनों बाद कही है तूने ये बात। सुरजीत सिंह, मनवीर, गुरलीन थैंक यू बेटा, नवनीत, महक, मनप्रीत, रोमिका, अच्छा रोमिका की अटेंडेंस रहती है, ठीक है। दविंदर, अंशिका, अमरवीर, खुशदीप कौर, हरलीन चैल, हरमनप्रीत सिंह, वंशिका, सिमरनप्रीत कौर, चेतनदीप सिंह, नवदीप सिंह, निधि, ओजी इंटू ओडी नहीं आएगा, ओजी इंटू ओ, अच्छा हाँ सीडी आएगा, सीडी आएगा। सीडी तो लिखा है बेटा, एसी इज पैरेलल टू ओजी ना। आप ग्राफ में देखो ध्यान से, एसी किसके पैरेलल है, ओजी के पैरेलल है। तो एसी की जितनी वैल्यू उतनी तो ओजी की वैल्यू है, तो मैंने यही लिखा ना, ओजी और इनटू सीडी लिखना है मुझे, मैंने सीडी लिख रखा है बेटा, ठीक है। प्रिंस, एसदीप, सुप्रीना, अमरवीर, आज से स्टार्ट हो जाएगा अमरवीर रिवीजन बैच। आज की टाइमिंग में शेयर कर लूंगा, थोड़ा सा लेट इवनिंग रखेंगे हम, ठीक है, थोड़ा लेट इवनिंग होगा हमारा, बट आज से स्टार्ट हो जाएगा रिवीजन बैच। फ्रेंड्स अच्छा निधि, चेतनदीप, अमरवीर, प्रिंस, सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। महक थैंक यू सर, थैंक यू मैम महक। विषम सर व्हाट्सएप नंबर क्या है आपका, अभी शेयर कर रहा हूं कमेंट बॉक्स में, सर्च करना। देवेंद्र, रोमिका थैंक यू बेटा। This is my WhatsApp number that I am saying, sharing. सुप्रीना, रोमिका थैंक यू बेटा, थैंक यू बच्चों। हमने अपने चैनल का नाम चेंज कर दिया बच्चों, ठीक है, हमने नाम थोड़ा सा अच्छा रखा है, क्योंकि हमारे वीडियोस एक्चुअल में हो गए 200 क्रॉस और हमारे सब्सक्राइबर हैं अब तक 400 ही बस। तो बेटा आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट और भी है मेरी, मैं लाइव आके बोल देता हूँ ये बात। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर जरूर करें, ठीक है, और सब्सक्राइब तो आप लोगों ने कर ही रखा है, साथ साथ में थोड़ा सा हमारे चैनल को प्रमोट भी कर दें। अपने घरों में आपके पास होते हैं 5-5, 6-6 फोन होते हैं, तो सभी में सब्सक्राइब वाला बटन दबा दें प्लीज, ये हमारी रिक्वेस्ट है। क्योंकि जब हम इतना अच्छा वर्क कर रहे हैं, हमारी वीडियो सुपर जा रही है, ठीक है, तो हमारी वीडियो फैलनी भी तो चाहिए ना, है ना। देखो यार सोचो कि 200 वीडियोस आ चुके हैं हमारे, आप हमारे चैनल पे विजिट करके देखो, 200 वीडियोस आर देयर एंड वी हैव ओनली 400 सब्सक्राइबर। सो सैड ना, नहीं होने चाहिए भाई, बढ़ाते जाओ इनको, इनकी काउंटिंग बढ़ा दो, ठीक है। तो दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड चलो मिलते हैं फिर कल, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे एंड बाय बाय।